हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। चलिए हम लोग सेट अगला देखते हैं। ये पॉलिटी का सेट नंबर 2 है और इस चैनल पर बिहार पुलिस से संबंधित सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन प्रश्नों को देखें। देखिए प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ये आपको याद रखना है। यहाँ से दो तरह के प्रश्न आते हैं। तो देखिए अंबेडकर जी जो अनुच्छेद 32 है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए अब जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आपको ध्यान देना है। तो देखिए अंबेडकर जी के अनुसार जो है अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। लेकिन पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना को, ध्यान रखना है कि संविधान की प्रस्तावना को सामान्य रूप से संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है अनुच्छेद 14 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 14 जो है इसमें क्या वर्णित है। तो इसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद 15 के तहत जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इसका निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में नियोजन में नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अगला है अनुच्छेद 17 में क्या वर्णित है। तो अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20 में ध्यान देना है कि यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के बारे में आप लोग को याद रखना है कि यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। देखिए प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के महान न्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, अब चलिए महान न्यायवादी के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में आपको बताते हैं। एक एक करके आपको ध्यान रखना है इन सब पॉइंटों को। देखिए महान न्यायवादी जो है इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद याद रखना है, राष्ट्रपति करते हैं। और महान न्यायवादी जो हैं भारत की सबसे बड़ा विधि अधिकारी होते हैं, ये याद रखना है। अब देखिए राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। ठीक है, और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 165 के द्वारा, ये भी याद रखना है। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC तलवार थे। वर्तमान भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमनी है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति भी देख लीजिए। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 76 के द्वारा महान्यायवादी की तो नियुक्ति होती है, आपको पता है। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 217 के द्वारा हाईकोर्ट के जो जज होते हैं, हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उसकी नियुक्ति और राज्य के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखना है। अगला देखिए अनुच्छेद 148 के बारे में। अनुच्छेद 148 जो है इसके तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 316 के तहत जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि UPSC के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आपको ये सारे आर्टिकल याद रखना है, बिहार पुलिस में बार बार या इन आर्टिकलों से प्रश्न आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि लोकसभा के विघटन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के विघटन की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। देखिए हम बताते हैं, एक एक करके समझना है। देखिए प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। किनके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किया जाता है। और अनुच्छेद कितने के तहत? तो 85(2) के ख के तहत। ठीक है, ध्यान देना है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है,
जिसका विघटन नहीं किया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, लोकसभा के विघटन के बाद मंत्रिपरिषद तब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा नहीं चुना जाता। ये भी ध्यान देना है। लोकसभा के विघटन के बाद मंत्रिपरिषद तब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा नहीं चुनी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य की विधानसभा का विघटन राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 174 के 2 ख के तहत होता है, ये भी याद रखना है। तो राज्यपाल का जो विधानसभा है इसका विघटन राज्यपाल के द्वारा होता है, और किसके सलाह पर, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर, अनुच्छेद कितने के तहत, 174 2 ख के तहत, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ यहाँ संसद लिखना था, सांसद लिखा गया है। तो देखिए, संसद की जननी इंग्लैंड को माना जाता है और संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है, 79 में किया गया है, जिसके अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित 2-3 प्रश्न आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का मतलब कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। ठीक है, देखिए लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, और लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, युवाओं का सदन कहते हैं, मूर्खों का सदन कहते हैं, और इसे अस्थायी सदन कहते हैं लोकसभा को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है, इसे उच्च सदन कहते हैं, विद्वानों का सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट दे रहे हैं, ये सारे पॉइंट से बिहार पुलिस में प्रश्न बनते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे देखिए, लोकसभा का कार्यकाल के बारे में। देखिए, लोकसभा के सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा सदस्य का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी याद रखना है। सदन का भी कार्यकाल 5 वर्ष और सदस्य का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा में आपको ध्यान देना है कि राज्यसभा के सदन का कार्यकाल अनिश्चित होता है तथा इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। न्यूनतम आयु सीमा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष माना गया है। ठीक है, आगे देखिए, सदस्यों की संख्या के बारे में बात किया जाए तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है और वर्तमान में 543 है, और राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है और हो सकता है, और वर्तमान में 245 है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है किसके सिफारिश पर लगाया जाता है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है तो राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, आपातकाल क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बताते हैं। जितने भी आपको हम यहाँ पॉइंट्स दे रहे हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये सारे विभिन्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस के तो लिए है ही, बाकी और भी आने वाले एग्जामों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपातकाल के बारे में हम पहले आपको बता देते हैं। आपातकाल का वर्णन संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और एक होता है राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वही राज्य में आपातकाल, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, अभी 3 बार ये लग चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, और ये कब लगाया जाता है, तो युद्ध और बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसे लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन के बारे में बात किया जाए तो ये 356 के तहत राज्यों में लगता है। राज्यों में आपातकाल कितने के तहत लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, और राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफलता के कारण इसे लगाया जाता है। ध्यान देना है कि ये अभी तक 130 से भी अधिक बार लग चुका है। वित्तीय आपातकाल के बारे में बात किया जाए तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, और ये अभी तक नहीं लागू हुआ है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल ये आर्थिक संकट की स्थिति में लगाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल अभी अब तक 3 बार लग चुका है, 62 से 68 भारत चीन युद्ध 62 में, और 68 नहीं होगा, 65 होगा। ठीक है, 65 भारत चीन युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय ये सब लगा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक लगा था 77 यानी कि 71 में लगा था। देखिए बता देते हैं आपको एक एक करके फटाफट।
एक 1962 में लगा था राष्ट्रीय आपातकाल, 1971 में लगा था और एक 1975 में लगा था। ठीक है, 75 में जो लगा था वो 21 महीनों के लिए लगा था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 75 में जो लगा था, जो 25 जून 1975 को लगा था, 21 मार्च 1977 को लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये भी याद रखना है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। किसकी सिफारिश से? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है, तो 8 बार लग चुका है, ये याद देना है, याद रखना है। अगला है कि मणिपुर में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन भारत में लगा है, 11 बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा है। और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भारत के ऐसे राज्य हैं जहां आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, आपको याद रखना है ये प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो आपको याद रखना है कि दल बदल विरोधी कानून जो है 1985 में पारित हुआ था और 52वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1985 में पारित हुआ था दल बदल कानून। और इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किस अनुसूची में जोड़ा गया था दल बदल कानून को? तो 10वीं अनुसूची में। ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, दल बदल कानून कब आया? 1985 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 52वें। और किस अनुसूची में जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम आपको बहुत ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं जहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते रहता है। देखिए जितने भी यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, आपको लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सारा पॉइंट्स, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। और बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का कर अर्थात जीएसटी अधिनियम 2007 में आया था, 2017 में आया था। ठीक है, याद रखना है फ्रेंड्स। अगला है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था। अधिकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 में आया था पहली बार। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम फिर से एक बार आपको बताते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। बाल श्रम अधिनियम जो था, निषेध और विनियमन जो था अधिनियम 1986 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार 1986 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। और भारत सरकार द्वारा वस्तुओं पर सेवा कर अर्थात जीएसटी अधिनियम 2017 में आया था। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 में आया था। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ठीक है, तो देखिए गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, ये पूछा गया है। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1987 में, 30 मई 1987 में। चलिए गोवा से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आपको याद रखना है। पहला कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। पुर्तगालियों का अधिकार में कब आया? तो 1510 में आया था। ठीक है, और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था ऑपरेशन विजय के तहत। ये भी आपको याद रखना है, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के भी रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। गोवा भारत का जो है 30 मई 1987 को 25वां राज्य बना 56वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा राज्य? 25वां राज्य बना 56वां संविधान संशोधन द्वारा। कब? 30 मई 1987 को। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला देखिए मत देने का अधिकार। ठीक है, मत देने का अधिकार से कुछ प्रश्न है, आपको यहाँ ध्यान देना है। अगला है मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो वोट देने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 326 के तहत आता है। चलिए यहाँ से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं, ध्यान देना है। देखिए इस भारतीय संविधान के भाग जो 15 है, 324 से 329 तक, इसमें निर्वाचन से संबंधित है ये। तो निर्वाचन से संबंधित कौन सा संविधान का भाग है? तो भाग 15 है। अनुच्छेद कौन सा के बीच? तो 324 से 329 के बीच में है। ठीक है, अब देखिए निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत होता है।
ठीक है, ये याद रखना है। और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव और वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो चुनाव होता है वो मत के अधिकार आधार पर होगा। तो अनुच्छेद 326 के तहत कहा गया है और इसी के तहत हम लोग को वोट देने का अधिकार भी प्राप्त है। सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था महिलाओं को वोट देने का अधिकार। ठीक है, अगला ध्यान देना है मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतदान की आयु जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष का किया गया। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत जो है राजीव गांधी के समय जो है भारत में जो मतदान की न्यूनतम आयु था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इससे पहले हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम का पहली बार 1982 में केरल के उपचुनाव में उपयोग किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि कब उपयोग किया गया था, तो 1982 में, और कहाँ पर? केरल में। ठीक है, अब अगला देखिए, नोटा के बारे में बात करते हैं। नोटा जो है पहली बार 2013 में शुरू किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नोटा की शुरुआत किया गया है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया? 1951 में आया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन। चलिए आपको हम बताते हैं कि जब संविधान लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषाएं ही थी। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट्स को हम लिखे हैं, उसको आप लोग को देख लेना है। देखिए यहाँ पर जो है भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें 22 भाषा वर्तमान में है और मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था। देखिए भाषाओं का वर्णन का अगर बात किया जाए तो भाषाओं का वर्णन संविधान के भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 के 351 के बीच में। इसको भी आपको याद रखना है कि किस भाग में है, तो भाग 17 में, अनुच्छेद 343 के 351 के बीच में। 343 के तहत कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी है तथा इसकी लिपि देवनागरी है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन था 8वीं अनुसूची में, ये आपको याद रखना है। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में हुआ था, इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था, इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसके द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डागरी, मैथिली, संथाली। और ये कब हुआ था? 2003 में। ये तीनों का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो सिंधी जोड़ा गया 1 भाषा इसमें, और 71वां में 3 भाषा और 92वां में 4 भाषा। टोटल 8 भाषाएं, पहले 14 भाषा थी और बाद में संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया 8 भाषाएं जोड़ा गया था, तो टोटल भाषाएं हो गई 22। ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। चलिए मौलिक कर्तव्य से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए संविधान के भाग जो है, देखिए रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को, और संविधान के भाग 4 के क, अनुच्छेद 51 क के तहत जो है मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। कितने मौलिक कर्तव्य को? 10 मौलिक कर्तव्य को। और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किस समिति के सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। अगला है 11वां मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर बात की जाए तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 6वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बात किया गया है। 6 साल से लेकर जो है 10 साल के बच्चों को जो है 6 से 14 शायद है, 6 से 10 साल के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है इसमें। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य में शिक्षा के अधिकार से संबंधित चीज़ें जोड़ा गया है 6वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो होता है 21 वर्ष होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था, और संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला याद रखना है कि संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से 243 के 9 तक इसको जोड़ा गया है। पंचायती राज में टोटल 29 विषयों की चर्चा की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर, 3 स्तर पर ये किया था। पंचायती राज संस्थाओं में 33% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, ये याद रखना है। बिहार पंचायती राज व्यवस्था में ध्यान रखना है कि 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। राज्य में चुनाव आयोग, देखिए राज्य चुनाव आयोग क्या करता है कि पंचायत चुनाव कराता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में शुरू किया गया था। राजस्थान के नागौर में शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, 1959 में यहाँ पर भी शुरू किया गया था पंचायती राज, ये अपनाया था। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत राज की वकालत किया था। कब? 1957 में, ये भी पूछा है बहुत बार। अशोक मेहता समिति 1977 में द्विस्तरीय पंचायत की वकालत किया था। और जीवीके राव 1985 में जिला स्तर को सबसे महत्वपूर्ण बनाने की बात कही थी। और एलएम सिंघवी समिति 1986 में ग्राम सभा को मजबूत करने पर जोर दिया था। ये सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप लोग याद कर जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो भी ये हम प्रश्न करा रहे हैं, अगर इसको नोट्स लेना है तो इस पर आप लोग मैसेज करके ये नोट्स जो है फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।